हेलो दोस्तों, मैं निशा कुमारी आप सभी का सवेरा कहानी में स्वागत करती हूँ। यदि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मुझे नहीं जाना है आंटी, मेरी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, काजल अपनी आंटी से कहती है। लेकिन बेटा, तुम्हारे अपने भाई की शादी है, ऐसे में तुम नहीं जाओगी तो लोग बातें बनाएंगे। वह मेरा अपना भाई नहीं है, सौतेला है। अपना होता तो सिर्फ शादी की खबर नहीं देता। मुझे उन सब से बहुत नफरत है। आंटी ने कहा, पुरानी बातें भूल जा बेटा, हम कल ही इंडिया के लिए निकल रहे हैं, अपने कपड़े पैक कर लो। मैं आंटी को मना नहीं कर पा रही थी। अब मुझे इंडिया जाना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। हम अगले दिन इंडिया के लिए जाते हैं। दीदी, इतने साल बाद आपको देख रहा हूँ, कैसी हैं आप? मैंने वेद के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। अपने घर को चारों तरफ से देख रही थी। बचपन की याद ताज़ा हो गई। मेरे पापा मुझे देखते ही मुझे गले लगा लिए। मेरी बच्ची, कितनी बड़ी हो गई है तू। बहुत चाहा कि तू वापस आ जा, लेकिन हर बार तुम ही इनकार कर देती। बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। मैं उन्हें भी नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। दूर से मेरी सौतेली माँ मुझे देख रही थी। वह मेरे पास आई, लेकिन मैं आगे बढ़ गई। मैं अपनी माँ के कमरे में चली गई। बहुत सुकून मिल रहा था वहाँ। माँ की तस्वीर देखकर मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। उनकी तस्वीर को अपने सीने से लगाकर खूब रोने लगी। वेद दरवाजे के बाहर खड़ा था। वह अंदर आकर मेरे पास बैठकर कहा, दीदी, आप अभी तक हम सबसे नाराज हैं। कितनी बार चाहा हमने कि आप इंडिया वापस आ जाए, लेकिन हमेशा आपने आने से मना कर दिया। मैं उसकी बातें चुपचाप सुन रही थी। माँ ने यह कमरा आज भी वैसा ही रखा है जैसा आप रखती थी। कुछ नहीं बदला है दी यहाँ। मैंने कहा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, छोड़ो पुरानी बातें। तुम्हारी शादी हो रही है, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मुझे थोड़ा आराम करना है। ठीक है दी, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। मुझे वेद से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन मैं आज तक उसे अपने भाई के रूप में अपना ही नहीं पाई। शाम हो गई। हम सबको वेद की दुल्हन नीतू के घर जाना था। हम सब वहाँ के लिए निकलते हैं। वहाँ पर हमारी खूब आवभगत होती है। वेद मुझे नीतू से मिलवाता है। नीतू मुझे बोलती है, आपसे मिलने का कब से इंतज़ार था दी। वेद आपकी खूब बातें करता है। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। शादी की रिचुअल्स देखकर मुझे हेडेक होने लगा। आदत नहीं थी इन सब की। मैं नीतू से कही कि नीतू, मुझे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। नीतू ने कहा, ठीक है दी, मैं आपको मेडिसिन दे देती हूँ। नहीं, मुझे मेडिसिन नहीं, रेस्ट करनी है। वो मुझे एक रूम में लेकर चली गई थी। इस रूम को छोड़कर अभी सारे रूम फुल है दी, आप यहाँ आराम कर लीजिए। वो वहाँ से चली गई। थैंक गॉड, यहाँ शांति तो है। मैंने अपना फ़ोन निकाला और वहीं बैठकर मूवी देखने लगी। तभी बाथरूम से निकलकर मेरे सामने कोई आ गया और वह बिना मुझे देखे अपने कपड़े चेंज करने लगा। क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ बैठी हूँ? वो मेरी तरफ देखकर हड़बड़ाते हुए बोला, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और तुमसे पूछकर कोई काम करूँगा? यह कमरा मेरा है। हम दोनों में इतनी जोर से बहस होने लगी कि सभी कमरे में आ गए। बिगड़ते माहौल को देखकर नीतू ने कहा, भैया शांत हो जाइए, यह वेद की बहन है। दी, यह मेरे भैया आदित्य हैं। मैंने कहा, ओह, तो तुम्हारे भैया को किसी ने तमीज़ नहीं सिखाया कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं? जब तुम्हारा भाई इतना बदतमीज़ है तो फिर तुम भी तो वैसे ही होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर ऐसे इल्ज़ाम लगाने की? यही बात मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन मुझमें अच्छे और बुरे की पहचान है। बस चुप हो जाओ। मेरे पापा ने कहा, यहाँ हम शुभ काम के लिए आए हैं, तमाशा मत बनाओ। काजल, तुम नीतू को सॉरी बोलो। मैं सॉरी नहीं बोलूँगी और मैं यहाँ से जा रही हूँ। वेद और नीतू ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं गुस्से में वहाँ से निकल गई। वेद की माँ ने कहा, आपको काजल को डांटना नहीं चाहिए था, एक तो वैसे ही हम सबसे नफरत करती है। मैं घर जाकर उससे बात करता हूँ। नाराज़गी मुझसे है तो गुस्सा हर किसी पर क्यों कर रही है? सुबह हो गई। मेरे पापा मेरे कमरे में आकर बोले, काजल बेटा। मैंने कहा, देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है। अच्छे बाप तो नहीं बन पाए, लेकिन खुशी है कि आप एक अच्छे ससुर बनेंगे। इतना गुस्सा, इतनी नफरत हम सबसे? मानता हूँ कि गलती हुई है मुझसे। उस वक्त जो ठीक लगा मैंने वही किया, लेकिन जब एहसास हुआ उस गलती का तो तुम्हें वापस इंडिया बुलाने का मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन तुम नहीं आना चाहती थी। हम सबको माफ़ कर दो बेटा और अपने पापा के गले लग जाओ।
मैं भी तो आप सबसे माफ़ी मांगी थी ना, क्या आपने मुझे माफ़ किया था? यहाँ ना चाहते हुए भी मुझे आना पड़ा। जैसे ही शादी हो जाएगी मैं वापस कनाडा लौट जाऊंगी। इधर नीतू के घर में नीतू उदास और परेशान थी। आदित्य ने कहा, कल जो हुआ इसलिए दुखी हो? तुम्हारी खुशी के लिए मैं उस लड़की से माफ़ी मांग लूँगा। नीतू ने कहा, बुरा तो इस बात के लिए लग रहा है भैया कि जो आपको ठीक से जानती ही नहीं वह एक पल में किसी को कैसे जज कर सकती है। वेद हमेशा अपनी बहन की तारीफ करते हैं, लेकिन कल के इंसिडेंट के बाद मुझे उनमें कोई भी अच्छाई नहीं दिखाई दी। जब वो अपने घर वालों की वैल्यू नहीं करती तो मुझे क्या वैल्यू देगी? आदित्य ने कहा, पगली, यह छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे सोच लेती है? और तुम भी तो उसे जज ही तो कर रही हो। क्या यह गलत नहीं है? तुम उसकी दोस्त क्यों नहीं बन जाती? शायद सब ठीक हो जाए। आदित्य वेद के घर पहुंचता है। वेद ने कहा, भैया आप? काजल से मिलने आया हूँ। कल के लिए उससे माफ़ी मांगनी थी। दीदी तो अपने रूम में ही होगी, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। रुको वेद, मैं वहीं चला जाता हूँ। कमरे में काजल खुद से ही कह रही थी, इस लगेज को क्या हो गया, खुल क्यों नहीं रहा है? खुल जा, तुम भी मुझे नखरे दिखाओगी? इस तरह से काजल को देखकर आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आई? यह सुनते काजल उससे बिना देखे कहती है, यस प्लीज, कर दो जल्दी से। आदित्य ठीक करने लगता है। तभी काजल की नज़र उस पर पड़ती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लो, खुल गया तुम्हारा लगेज। मैं तुम्हें कल के लिए सॉरी कहने आया हूँ। आई एम सॉरी। कल जो हुआ अनजाने में हुआ। यह तुम भी जानती हो कि गलती हम दोनों की थी, फिर भी पहले मैं सॉरी कह रहा हूँ। तुम्हें कहना भी चाहिए, लेकिन मुझे भी कल के लिए बहुत बुरा लगा। आई एम सॉरी टू एंड थैंक यू यह फिक्स करने के लिए। मुझे नीतू से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। गुस्से में मैंने उसे बहुत कुछ सुना दिया। हम बातें करते करते कमरे से बाहर आ गए। इंडिया आने के बाद पहली बार मैंने किसी से इतना बात किया था। धीरे धीरे मैं सेटल होने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वेद हमेशा मुझे खुश करने की कोशिश में लगा रहता। शादी का दिन आ गया। हॉल में भीड़ थी, इसलिए मैं छत पर चली गई और मैं सिगरेट पीने लगी। तभी किसी ने मेरे मुंह से सिगरेट निकाल दिया। देखा तो आदित्य था। वह बोला, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, हेल्थ पर बुरा असर करता है। उसका मुझ पर ऐसे हक जताना अपना सा लगा। मैंने कहा, जानती हूँ कि नहीं पीना चाहिए, लेकिन जब जिंदगी में कुछ ना हो तो फिर बुरी लत लग ही जाती है। खैर, तुम्हें तो नीचे होना चाहिए था, यहाँ कैसे? तुम्हें देखा तो ऊपर आ गया। और कनाडा कैसा है? मैंने कहा, मेरे लिए तो कनाडा तन्हा और अकेला भरा है। मेरी बातें सुनकर आदित्य चुप हो गया। उस रात हमने बहुत बातें की। आदित्य मेरे दिल में धीरे धीरे जगह बनाने लगा था। मुझे उससे प्यार हो गया था। उसके प्यार ने मुझे बदल दिया। अपना गम भूल गई थी, उसके ख्यालों में खुश रहती। कई दिन हो गए थे, इसलिए मैं आदित्य से मिलने उसके घर चली गई। वहाँ मैंने उसे किसी लड़की से बात करते हुए देखा। आदित्य खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था और वह उस पर गुस्सा करते हुए चिल्ला रही थी, यह मत सोचना कि तुम्हें मैं आसानी से छोड़ दूंगी। जब तक तुम मेरी शर्त नहीं मान जाते, ऐसे नहीं जाने दूंगी। वह वहाँ से चली गई। आदित्य के माँ पापा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। मैं सीधे उसके कमरे में गई। वो उदास होकर अपना सिर पकड़ कर बैठा हुआ था। मैंने पूछा, आदित्य, तुम ठीक हो? कौन थी वो लड़की? मुझे अकेला छोड़ दो काजल, अभी मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ। जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे चली जाऊँ? मैं यहीं बैठी रहूँगी। क्यों बैठे रहना है तुम्हें काजल? क्यों हर किसी को अपनी मनमानी करनी है? तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो, इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ? मैं पहली बार आदित्य को इतने गुस्से में देख रही थी। किसी और का गुस्सा वो मुझ पर निकाल रहा था। ठीक है आदित्य, मैं चली जाऊँगी, लेकिन जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए तो आ जाना। मैं तब तक वेट करूँगी बाहर। मेरे मन में बार बार यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर वो लड़की कौन थी, क्या रिश्ता है उसका आदित्य से? आदित्य इतने गुस्से में क्यों था? तभी कुछ देर बाद आदित्य मेरे पास आकर बैठ जाता है। वह मुझसे कहता है, बहुत जिद्दी हो तुम, जानती थी कि मैं आऊँगा? मैंने कहा, हाँ मुझे पता था कि तुम आओगे, इसलिए तो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। पहली बार तुम्हें इतना गुस्से में देखा, मैं थोड़ी डर गई थी, लेकिन सोचा कि नहीं, डरूंगी तो तुम शायद अपने दिल की बात मुझे नहीं बताओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे गुस्से का सामना करना चाहा। आदित्य ने कहा, थैंक यू, तुम इतना मुझे समझती हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी की कुछ परतें ऐसी है जिसे मैं खोलना नहीं चाहता हूँ। आई एम सॉरी, तुम घर चली जाओ, मैं भी काफ़ी थक गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मैं वापस अपने घर तो आ गई,
लेकिन बार बार आदित्य के जवाब सुनकर मेरा दिल दुखी हो जा रहा था। आखिर उसकी ज़िंदगी की कौन सी ऐसी राज है जिसे वो मेरे सामने नहीं खोलना चाहता? क्या मैं उसकी कुछ नहीं लगती? मैंने तो उसे अपना दिल दे दिया, लेकिन वो तो मुझे अपना दोस्त भी नहीं समझता। तभी तो अपने दिल का राज मुझे बताने से हिचकिचा रहा है। मैंने अपने दिल को तसल्ली दिया, थोड़ा वक्त लगेगा आदित्य को मुझे अपनाने और समझने में, और मैं इंतज़ार करूंगी उस वक्त का। सारी बातें भूलकर मैं आदित्य से मिलने लगी और आदित्य भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मेरे से बिहेव करता। लेकिन उसके सामने चाहे मैं कैसे भी बनी रहूं, मन में तो बार बार यही सवाल उठता था कि आखिर वो लड़की कौन थी, क्या रिश्ता है आदित्य से। मैंने कई बार सोचा कि मैं नीतू से पूछूं, लेकिन आदित्य की दिल की बात मैं सिर्फ आदित्य के ही मुंह से सुनना चाहती थी, इसलिए मैंने नीतू से कुछ भी नहीं पूछा। मेरे कमरे में आंटी ने आकर कहा, काजल, हमें वापस कनाडा जाने के बारे में सोचना चाहिए। तुम जब कहोगी मैं टिकट करवा दूंगी। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से पहली बार कनाडा जाने की बात मन में नहीं आया था। और आज जब आंटी ने मुझे याद दिलाया कि हमें कनाडा निकलना है तो मेरा दिल बैठ गया। जिंदगी में कभी किसी का प्यार नहीं मिला, लेकिन पहली बार मेरा दिल सिर्फ आदित्य के लिए धड़क उठा था। मैं आदित्य से बहुत प्यार करने लगी थी और मैं उससे कहे बिना कैसे कनाडा जा सकती हूँ, लेकिन जाना तो है ही कनाडा। मैंने सोचा कि मुझे अब आदित्य से अपने दिल की बात कहनी चाहिए, अब चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। लेकिन मेरे अंदर एक गिल्ट तो नहीं होगा कि मैंने अपने दिल की बात एक बार भी आदित्य से नहीं कहा, इसलिए मैंने उस समय ही आदित्य को कॉल लगाया। हेलो आदित्य। हाँ बोलो काजल, क्या बात है? इस वक्त मुझे फ़ोन कर रही हो? आदित्य, मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, नहीं तो तुम मेरे घर आ जाओ। नहीं आदित्य, घर पर नहीं, कहीं और, जहाँ सिर्फ मैं और तुम रहे। आदित्य मेरी बातें सुनकर चुप हो गया। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं आदित्य, इट्स ओके। नहीं काजल, मैं एक ऐसी ही जगह जानता हूँ, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम वहीं पर आ जाना। मैं कुछ देर बाद उस लोकेशन पर पहुँचती हूँ। वहाँ पर आदित्य मेरा इंतज़ार कर रहा होता है। हम दोनों काफ़ी देर वहाँ बिना कुछ कहे ऐसे ही बैठे रहते हैं। आदित्य ने पूछा, क्या बात है काजल, मुझे यहाँ बुलाने का कोई खास वजह? मैंने आदित्य से कहा, कुछ दिन बाद मैं कनाडा जा रही हूँ आदित्य। जब मैं यहाँ आई थी तब मुझे लगता था कि कैसे यह सारा समय कटेंगे और मैं जल्दी कनाडा वापस चली जाऊँ, लेकिन एक सप्ताह में मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कनाडा वापस भी जाना है। तुम्हें सब मालूम होगा कि मेरे और मेरे परिवार के बीच में क्या चल रहा है। आदित्य ने कहा, नहीं, मैंने कभी पूछा ही नहीं, और तुम्हारा भाई या तुम्हारे परिवार ने हमें कभी कुछ बताया भी नहीं। यह तुम्हारा पर्सनल मैटर है काजल। मैं कौन होता हूँ इन्हें जानने और पूछने वाला, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ आदित्य। आदित्य, मैं छोटी थी तब मेरी माँ गुजर गई। उनके जाने के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। जब नई माँ आई तो मुझे बहुत प्यार किया। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि वो मेरी अपनी माँ नहीं है। लेकिन जब उन्हें बच्चा हुआ, यानी कि वेद, तो उनका प्यार मेरे प्रति बिल्कुल बदल गया। वह सिर्फ अपने बेटे पर ही ध्यान देती, उससे ही प्यार करती, और मेरे पापा भी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे और नई माँ के बीच में वेद आ गया है, इसलिए मुझे वेद बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं उसे देखना भी नहीं चाहती थी। मैं एक बार अपनी माँ खो चुकी थी, दोबारा नहीं खोना चाहती थी। एक दिन मैं और वेद पुल के पास खेल रहे थे, और पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं वेद को उस पुल में धक्का दे दिया। वह मर जाता यदि माँ ने समय पर देखा नहीं होता। माँ ने उसे बचा लिया, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। लेकिन मेरी गलती की बहुत बड़ी सज़ा मुझे मेरे माँ बाप ने दिया। मुझे हमेशा के लिए मेरी आंटी के पास कनाडा भेज दिया। मैं बहुत रोई, बहुत कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। वेद मेरा भाई है, उससे मैं बहुत प्यार करूँगी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैं तो बच्ची थी, नादानी में ऐसी गुनाह कर बैठी, लेकिन वे तो बड़े थे। वह चाहते तो मुझे संभाल लेते। फिर यह दूरियाँ इतनी बढ़ गई कि कभी मिट ना सकी। मुझे वेद से कभी शिकायत नहीं रहती, क्योंकि वह निर्दोष और मासूम है। शिकायत तो मुझे अपने माँ और पापा से है, वे नहीं माने। मेरी माँ ने कहा कि यदि यह लड़की यहाँ पर रहेगी तो वो हमेशा के लिए वेद को अपने साथ लेकर मायके चली जाएगी, और मेरे पापा उनकी बात मान गए। कनाडा जाने के बाद मेरा दिल पत्थर सा बन गया। ना इसमें किसी के लिए प्यार था, ना ही इमोशन। मैं अपनी ज़िंदगी में बचपन में ही सब कुछ खो दिया था। यह कहते कहते मेरी आंखें पूरी तरह से भर गई थी।
आदित्य अपनी रुमाल निकाल कर मुझे देते हुए कहा, यदि रिश्ते में दूरियां हो तो उसे समय पर मिटा लेना चाहिए। तुम्हें कभी अपने माँ बाप से पूछा क्यों नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुमने सिर्फ अपना पक्ष देखा। काजल, कभी उनका भी सुन लेती। हो सकता है कि छोटे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम पर कम ध्यान दिया होगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा दिल भी उस समय बच्चा ही था। तुमने अपनी माँ खोया था, तुम इमोशनली ब्रेकडाउन थी, इसलिए मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने माँ बाप का भी सुनना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो काजल, इसलिए एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अपने माँ बाप को माफ़ कर दो। तुम्हारी ज़िंदगी में हर रिश्ता है, उन रिश्तों का सम्मान करो, उनकी वैल्यू करो, क्योंकि अकेली ज़िंदगी क्या होती है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। सब कुछ होते हुए भी अगर कुछ ना हो तो ज़िंदगी किसी नरक से कम नहीं होती है। अब हमें चलना चाहिए काजल। वह जाने को हुआ तो मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया। मेरी बात पूरी नहीं हुई आदित्य, मुझे कुछ और भी कहना था। मुझे ऐसा लगा कि शायद आदित्य समझ गया कि मैं उससे क्या कहना चाहती हूँ, इसलिए वह मुझसे अपनी नज़रें चुराने लगा। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं और तुम मुझसे नज़रें चुराने लगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम समझ गए हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। फिर भी तुमसे मैं कहूँगी कि हाँ, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मुझे इसके बदले में तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि यह तो मैं समझ गई हूँ कि वह लड़की ही तुम्हारा प्यार है। उससे तुम्हारा बहुत गहरा संबंध है। उसके लिए तुम्हारी आंखों में मैंने दर्द और प्यार दोनों देखा है। लेकिन यदि मैं अपने दिल की बात तुमसे नहीं बताती तो मैं चैन से जी भी नहीं पाती। मुझे गलत मत समझना। हम दोनों ने काफ़ी देर तक एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर यूं ही देखते रहे। हमारे बीच में एक बहुत ही अजीब सी खामोशी थी, जिसे शायद ना वह भंग करना चाहता था और ना ही मैं। आदित्य ने मुझे घर तक ड्रॉप किया। पूरे रास्ते हम एक दूसरे से कुछ नहीं कहे। मैंने गहरी सांस लिया और खुद को शांत किया और अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद वेद और नीतू मेरे कमरे में आए। दी, हमें आपसे कुछ बात करना है, वेद ने कहा। बोलो, क्या बात करनी है? दी प्लीज़, आप वापस कनाडा मत जाइए, आप यहीं रुक जाइए। मेरी ज़िंदगी में सब रिश्ते हैं, बस बहन की कमी है जो मुझ पर अपना अधिकार जताए, जो मुझे प्यार भी करे और डांट भी लगाए। मैं अपनी बहन को फिर से नहीं खोना चाहता हूँ दी। उसकी बातें सुन मैं इमोशनल हो गई। तुम बहुत अच्छे हो वेद। बचपन में मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बावजूद भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना प्यार और सम्मान, पर मैं इसके काबिल नहीं हूँ। वह नादानी में किया गया गलती था दी। यदि आपको अपने भाई से प्यार नहीं होता तो क्या आप यहाँ आती? नीतू ने कहा। सब कुछ भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। जो गलती जानकर की गई हो नीतू, वह गुनाह होता है। मैं यहाँ रहूँगी तो शायद माँ को पसंद नहीं आएगी। नहीं बेटा, तुम रुकोगी तो इस घर में सबसे ज़्यादा खुश मैं रहूँगी। दरवाजे के पास से माँ ने बोला। वहाँ माँ पापा दोनों खड़े थे। माँ ने कहा, गलती मेरी थी बेटा कि मैं तुम पर ध्यान नहीं दे सकी। मुझे माफ़ कर दे बेटा। वेद उस समय बहुत छोटा था, उसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैं तुम पर कम ध्यान दे पाई। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं तुमसे कम प्यार करती थी। तुझे माफ़ कर देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैं भी इतने गुस्से में क्यों आ गई थी। मैं यह सोचकर डर गई थी कि कहीं मैं वेद को खो ना दूँ तुम्हारी वजह से। इसलिए मैंने तुम्हें कनाडा भेज दिया, यह सोचकर कि वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं तुझे वापस बुला लूँगी। मुझे माफ़ कर दे बेटा, हम सबको माफ़ कर दे। मेरी बेटी, तुम मत जा कनाडा, हम सबको तेरी ज़रूरत है। माँ, आई एम सॉरी पापा। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भले नाराज़ थी, लेकिन वह सारी नाराज़गी आज ख़त्म हो गई। आज मेरा पूरा परिवार साथ में था। यह हो सका तो सिर्फ आदित्य की वजह से। मुझे आदित्य को थैंक यू कहना चाहिए। यही सोचकर मैंने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन नहीं, मुझे अब आदित्य से दूर रहना चाहिए। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ ज़्यादा ही उसे अटेंशन दे रही हूँ। सुबह हो गई और आज की सुबह मेरे मन को नई ऊर्जा से भर दिया। परिवार का प्यार और साथ बहुत ज़रूरी होता है, यह आज मैं महसूस कर पा रही थी। नीतू फ़ोन पर बात कर रही थी। माँ, आखिर कब तक भैया ऐसे करेंगे? वह बार बार आकर तमाशा करेगी। आप भैया को समझाते क्यों नहीं हैं?
नीतू की माँ ने कहा, क्या समझाऊं, सुनता कहाँ है हमारी, कई बार कह चुके हैं, लेकिन करनी तो उसको अपने मन की ही है। ठीक है माँ, मैं भैया को समझाने की कोशिश करती हूँ। नीतू ने कॉल कट कर दिया। मुझसे रहा नहीं जा रहा था तो मैंने उससे पूछा, सब ठीक है ना? हाँ दी, सब ठीक है। तुम फ़ोन पर अपनी माँ से जब बात कर रही थी तो मैंने सब सुन लिया। नीतू ने कहा, हाँ वो भैया की बात हो रही थी। अपनी ही लाइफ को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, बस उस शालिनी के लिए जो रिश्ते में मेरी भाभी लगती है। भाभी? यह सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। क्या आदित्य शादीशुदा है, इसलिए आदित्य मुझसे दूर भागता है? लेकिन इस बारे में किसी ने कोई जिक्र क्यों नहीं किया? आदित्य ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। वह चाहता तो मुझे सच बताकर मुझे इस प्यार के दलदल में गिरने से रोक सकता था। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? उसे मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। मैं आदित्य से मिलने उसके घर गई, लेकिन वह अपने ऑफिस में था। मैं वहीं पर चली गई। मैंने उसके केबिन से शालिनी को निकलते हुए देखा। मैं उसके केबिन में जाती हूँ। वह मुझे देखकर पूछता है, काजल तुम यहाँ कैसे? मानना पड़ेगा आदित्य, क्या एक्टिंग करते हो? अभी अभी तुम्हारी वाइफ यहाँ से गई है और तुम यही सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला? तो इसलिए कि सच छुपता नहीं है, चाहे उसे कितना भी छुपाया जाए। अब बताओगे क्यों छुपाया मुझसे, यह जानते हुए कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ? मेरे इमोशंस के साथ तुमने खेला है आदित्य। तुम किसी के प्यार के काबिल नहीं हो, शायद इसलिए तुम्हारी वाइफ भी तुम्हें छोड़कर चली गई। बस काजल, तुम्हारा गुस्सा और यह नाराज़गी समझता हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बिना सच जाने मेरे बारे में कुछ भी सोचो। हम यहाँ से बाहर चलते हैं। ना चाहते हुए भी मैं उसके साथ हो चली। मैं आदित्य का बोलने का इंतज़ार करने लगी। मेरी शादी अरेंज थी। उस वक्त मैं अपनी ही कंपनी में एक छोटा सा मैनेजर था। शालिनी दिखने में बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर मैंने शादी के लिए हाँ किया था। हमारी शादी हमारे परिवार वालों की मर्जी से था। हमारी फ़ोन पर कुछ खास बात नहीं होती, क्योंकि जब मैंने उसे देखा था उसके कुछ दिन बाद ही हमारी शादी हो गई थी। इसलिए एक दूसरे को समझने का हमें मौका ही नहीं मिला था। जब शालिनी शादी करके अपने ससुराल आई तो सभी बहुत खुश थे, और मेरी छोरो, मैं तो आसमान में ही उड़ रहा था। शालिनी जैसी खूबसूरत बीवी जो कोई भी उसे देखे तो देखते ही रह जाए, क्योंकि कहीं से उसमें कोई कमी नहीं थी। 10-15 दिन अच्छे से गुजरने के बाद मैं वापस अपने काम पर आने वाला था। तभी शालिनी ने कहा, आदित्य मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? अरे तुम अकेली कहाँ हो, पूरा का पूरा परिवार है तुम्हारे साथ, मम्मी पापा बहन और भी कई लोग हैं। प्लीज़ आदित्य, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और तुमने शादी से पहले ही कहा था कि तुम जहाँ रहोगे मैं वहाँ रहूँगी, फिर तुम अपनी बातों से क्यों पलट रहे हो? यह सच है, मैंने यह सारी बातें कहा था, लेकिन अभी अभी शादी हुई है, ऐसे में तुम्हें लेकर जाना अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन रुक जाओ, मुझे अभी जाने दो, वहाँ मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा तो वापस आकर तुम्हें ले जाऊँगा। नहीं, मुझे यह सब नहीं पता, मुझे अभी के अभी तुम्हारे साथ चलना है, वरना मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूँगी। यह कैसी जिद है शालिनी? मैं कैसे कहूँ कि अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ तुम्हें? घर वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं नहीं जानती हूँ, मैंने कह दिया तो कह दिया। शालिनी की जिद के आगे मैं हमेशा हार जाता था। मैं अपने मम्मी पापा से अब बात करने के लिए गया। यह सुनकर मेरी माँ ने कहा, बेटा कैसी बातें कर रहा है तू? अभी बहू के आए हुए 10-15 दिन ही हुए हैं, अभी तक लोगों का आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में तुम उसे यहाँ से लेकर चला जाएगा तो लोग बातें बनाएंगे। माँ प्लीज़, अब इन सारी बातों के लिए मैं शालिनी को नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे शालिनी को अपने साथ लेकर जाने दीजिए, वहाँ भी तो मुझे ज़रूरत है, कैसे अपना ख्याल रखूँगा? ठीक है बेटा, जब तुमने और शालिनी ने फैसला कर ही लिया है तो हमसे पूछने की क्या ज़रूरत थी? तुम लेकर जाओ। मैंने अपने माँ बाप को नाराज़ किया, ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ लेकर आया। उस वक्त मम्मी पापा बहुत नाराज़ हुए थे, बहन को भी बुरा लगा था, लेकिन मेरी वजह से किसी ने कुछ नहीं बोला। शालिनी को लेकर जब मैं यहाँ आया तो उसे छोटे से घर में रहने में, उसमें एडजस्ट करने में दिक्कत आने लगी। 1 BHK फ्लैट आदित्य, लेकिन क्यों? तुम्हें तो 3 BHK फ्लैट लेना चाहिए। इसमें हम कैसे रहेंगे? कैसी बातें कर रही हो? मैं और तुम ही तो है।
इसमें 1 BHK फ्लैट से अच्छा क्या हो सकता है? क्यों, तुम्हारी सैलरी बस इतनी ही है? मेरी सैलरी जितनी है उसके हिसाब से तो यही आएगा। तुम अपने कंपनी में इतने बड़े पोस्ट पर हो और बस 1 BHK? अभी बहस करने के लिए टाइम नहीं है शालिनी, बहुत थक गए हैं, सोते हैं। शालिनी को मैं हर वक्त मना लेता था। उसको छोटी छोटी चीज़ों पर बातें बिगाड़ना बहुत अच्छा लगता था। उसे ज़्यादा पैसे चाहिए थे। जब उसे यह बात पता चला कि मैं अपनी ही कंपनी में एक छोटा सा मैनेजर हूँ तो क्या तुम एक छोटे से मैनेजर की पोस्ट पर हो? पर तुम्हारे परिवार वाले ने तो कहा था कि तुम बहुत बड़े पोस्ट पर हो और यही सोचकर मैंने तुमसे शादी किया था। यह कैसी बातें कर रही हो शालिनी? तुमने मेरी जॉब, मेरे स्टेटस को देखकर शादी किया है? देखो आदित्य, यह सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अपने आसपास के लोगों को देखो। उनके पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। बस एक छोटा सा फ्लैट है, कम से कम एक गाड़ी तो ले ही सकते हो ना। तुम क्यों नहीं समझती हो शालिनी? मुझे घर भी पैसा भेजना पड़ता है। इस हालत में गाड़ी ले लूँगा तो कैसे चलेगा? मेरी छोटी बहन है, उसकी शादी करवानी है। क्या तुमने सबका ठेका ले रखा है? तुम्हारे पापा नहीं हैं? शालिनी बस बहुत हुआ। मैं ऑफिस से थक कर आता हूँ, घर में तो कम से कम शांति से रहने दो। अब हर रोज वह कोई ना कोई बात पर मुझसे लड़ना शुरू कर देती थी। कभी घर में नाश्ता नहीं बनता तो कभी खाना नहीं बनता। उसे बाहर का खाना और सब कुछ उसके लिए स्पेशल होना चाहिए था। मैं उसे हर समय खुश करने की पूरी कोशिश करता, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। इतना प्यार कि मैं खुद को काम में ही झोंक दिया। जॉब करने के बाद भी मैं नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में जाता था, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। मैं इतना टेंशन में रहने लगा कि एक दिन बाइक से चलते चलते मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे पैर फ्रैक्चर हो गए। मेरे ऑफिस के बॉस मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मुझसे कहा, आदित्य, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम पूरी तरह से रेस्ट करो। तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारी सैलरी नहीं कटने वाली है। और वो वहाँ से चले गए। शालिनी मेरा ख्याल तो रखती, लेकिन उससे ज़्यादा वो फ़ोन पर बिजी रहती। पता नहीं किससे रात रात भर बात करती, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कहता, यह सोचकर कि कहीं वह नाराज़ ना हो जाए और मुझसे दूर ना चली जाए। मैं अपने ही बनाए हुए ख्वाब में जीना चाहता था। एक दिन उसने मुझसे कहा, आदित्य, ऐसे कैसे चलेगा? माना कि तुम्हारे बॉस तुम्हारी सैलरी नहीं काट रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी जगह मैं ही जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ। कम से कम कुछ तो घर में ज़्यादा सैलरी आएगी। तुम घर की चिंता भी मत करना, मैं सारे काम करके तुम्हारा पूरी तरह से ध्यान रखकर ही ऑफिस जाया करूँगी। ठीक है शालिनी। मुझे ऐसा लगा कि शायद शालिनी घर में रहकर उब गई हो। रोज़ रोज़ उसे घर का काम करना पड़ रहा है। अच्छा है कि थोड़े दिन बाहर जाएगी, जॉब करेगी तो उसका मन भी ठीक रहेगा। वह मेरी ही कंपनी में जॉब करने लगी। रोज़ रात लेट आती। जब भी मैं पूछता तो कहती, आदित्य, ऑफिस में बहुत सारे काम पेंडिंग है जिन्हें करना पड़ता है। तुम्हारे भी कई सारे ऐसे काम हैं जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। सोच रही हूँ तुम्हारे ठीक होने से पहले कंप्लीट कर देती हूँ, ताकि तुम आराम से ऑफिस जा सको और ज़्यादा तुम पर लोड ना पड़े। मैं यह सोचता कि वह कितना प्यार करती है मुझसे कि मेरे काम को भी वही कर रही है। घर का काम फिर ऑफिस का काम दोनों वह संभाल रही है। लेकिन अच्छा होता कि वो सपना सपना ही रहता, कभी टूटता नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हो गया, चलने लगा था। यही बताने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन मुझसे इंतज़ार नहीं किया जा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि सीधे ऑफिस चला जाता हूँ। वहाँ पर शालिनी मुझे देखकर इस तरह से खुश हो जाएगी। रात के 8 बज चुके थे और मैं ऑफिस चला गया। जब ऑफिस गया तो पूरा का पूरा ऑफिस खाली था। मैंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। मुझे लगा कि शालिनी निकल गई है घर के लिए। मुझे उससे पहले घर पहुँचना होगा। तभी मुझे कुछ आवाज़ आई और मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ा तो मैंने जो देखा वो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी पत्नी मेरी बॉस की बाहों में थी और दोनों जिस हालत में थे मैं कह भी नहीं सकता। सोचते सोचते मेरी आंखें पूरी तरह से नम हो गई। मैं बिल्कुल टूट चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी दुनिया ही बर्बाद हो गई है, कुछ नहीं बचा है। हाथ पैर कांपने लगे। मैं जल्दी से बाहर आ गया। जब शालिनी घर वापस आई तो आदित्य, सॉरी, हर रोज़ मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी घर आ जाऊँ, लेकिन लेट हो जाती हूँ। सॉरी आदित्य, तुमने खाना खा लिया?
मुझ में इतना गुस्सा था कि मन कर रहा था कि उसकी जान ले लूं, लेकिन मैंने खुद को शांत कर लिया था, यह सोचकर कि बिना सबूत का अगर यदि मैंने कुछ भी उससे कहा तो वो मुझ पर ही सारे इल्ज़ाम लगा देगी। इसलिए मैंने उन दोनों का वीडियो बनाया और जब मैं उस वीडियो को उसे दिखाया तो उसके होश ही उड़ गए। अब क्या हुआ? तुम इस वीडियो को देखकर चुप क्यों हो गई शालिनी? वाह, क्या जॉब करती हो कमाल का। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी इतनी मेहनत करती है मेरी खुशी के लिए। क्या कमी थी मेरे प्यार में शालिनी? क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? पर सच कहते हैं कि औरत को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। तुम इतनी गिर जाओगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या सिला दिया है तुमने मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का और मेरी उम्मीदों का। सब कुछ तोड़ दिया तुमने, साथ में यह रिश्ता और मुझे भी। शालिनी ने कहा, मैं आज भी तुमसे ही प्यार करती हूँ, लेकिन मैं थक गई थी ऐसी ज़िंदगी जीने से। नहीं जीना था मुझे ऐसे, जहाँ छोटी छोटी खुशियों के लिए मुझे पैसे जोड़ने पड़ते हैं। थक चुकी थी। मुझे अच्छा खासा ऑफर मिल रहा था तुम्हारे बॉस से और उसके बदले में मुझे सिर्फ छोटा सा काम करना था। इससे हमारे प्यार में, हमारे रिश्ते में कोई कमी नहीं आएगी आदित्य। मैं जो भी कर रही हूँ हम दोनों के लिए कर रही हूँ, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। अपनी बेशर्मी पर पर्दा डालने की कोशिश कितना करोगी? तुम जो भी कर रही हो सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर रही हो। मैंने तो तुमसे कभी किसी चीज़ की शिकायत ही नहीं किया। तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायत रही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता हूँ। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, इसलिए अच्छा है कि तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और कभी वापस मत आना। शालिनी उस समय तो गुस्से से घर से निकल कर चली गई और मैंने भी रिज़ाइन देकर अपने घर वापस आ गया। मामला कोर्ट तक चला गया क्योंकि मैं शालिनी से तलाक चाहता था, लेकिन शालिनी मुझसे तलाक नहीं चाहती क्योंकि उसे यह बात पता था कि उसे ज़िंदगी में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मेरे जैसा प्यार करने वाला पति नहीं। इसलिए आज तक इस बात को लेकर मुझसे मिलती है, मुझसे माफ़ी मांगती है कि जो हुआ गलती था मुझे माफ़ कर दो, सब कुछ भूल जाओ, हम फिर से पहले जैसे रहने लगेंगे। लेकिन विश्वास जब एक बार टूटता है तो फिर कभी जुड़ता नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि शालिनी चाहे जैसी भी हो, लेकिन उसका बार बार अपमान करना, उसे समाज में अपमानित करना, यह मेरे संस्कार में नहीं है। बस यही सच है काजल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उस दिन के बाद मेरा रिश्तों से भरोसा ही उठ गया। प्यार से मुझे नफरत हो गई। मैं अपने ही परिवार की नज़रों से गिर गया। भले मेरे माँ बाप है, मुझे कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में हमेशा ऐसा लगा रहा होगा कि काश मैं उस समय उनकी बात मानकर शालिनी को कभी अपने साथ लेकर गया ही नहीं होता। हम समाज में रहते हैं, समाज में हर कोई अपने अपने तरीके से बातें बनाता है, लेकिन झेलना तो हमें ही पड़ता है। इसलिए मैंने अपना सब कुछ छोड़कर इस शहर में आकर सेटल हो गया। यहाँ पर जॉब ढूंढी और हर कुछ नए तरीके से शुरू किया। लेकिन शालिनी मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गई और यहाँ भी मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान करती है। मैंने कहा, तुम वो वीडियो दिखाकर आसानी से तलाक ले सकते थे। जानता हूँ, लेकिन तुमसे मैंने पहले ही कहा काजल कि वो मेरी पत्नी है, चाहे उसने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन मैं उसका अपमान नहीं कर सकता हूँ। मैं उसके सिर को झुकता हुआ नहीं देख सकता हूँ। कोई उसे गाली दे, कोई उसका अपमान करे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। औरत का हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे साथ किसी भी रिश्ते से जुड़ी हो। यह सुनकर आदित्य के प्रति मेरे दिल में और ज़्यादा सम्मान बढ़ गया। आज उसका कद मेरी नज़रों में बहुत ही ऊंचा हो गया। मुझे गर्व हो रहा था खुद पर कि मैंने आदित्य से प्यार किया है, जो एक औरत का कितना सम्मान करता है। जिस औरत ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, उस औरत के लिए भी उसके दिल में कितनी सम्मान और सद्भावना है। मैंने कहा, आई एम सॉरी आदित्य, बिना सच जाने तुम्हें जज करने लगी थी। काजल, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं आदित्य के बारे में सोचते रह गई कि आदित्य की ज़िंदगी का सूनापन मैं समझ सकती हूँ। मुझे आदित्य की ज़िंदगी में खुशियों का रंग भरना होगा। मुझे आदित्य को एहसास दिलाना होगा कि मैं शालिनी नहीं हूँ, मैं काजल हूँ, जो उससे बेपनाह प्यार करती हूँ, जो अपने आदित्य के बिना अधूरी है। और जब तक उसे इस बात का एहसास नहीं हो जाता, मैं उसका इंतज़ार करूँगी। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।